जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 12th वाली जो हमारी सीरीज़ चल रही थी बिपिन चंद्रा जी वाली, ये उसका लेक्चर नंबर 19 है। तो इससे पहले हमने देखा लेक्चर 18 और 17 में कि किस प्रकार जो भारत में मेड इन इंडिया माल जो तैयार होता था, वो भारत एक तरह से निर्यातक, बहुत बड़ा निर्यातक था, बहुत बड़ा क्या सबसे बड़ा निर्यातक था उस वक्त। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश की जो माल मशीनों द्वारा निर्मित होते थे, उसने भारत के हथकरघा मतलब हाथों से बने हुए माल को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया और धीरे 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 भारत मात्र कच्चे माल, रॉ मटेरियल का निर्यातक बनकर रह गया। भारत की ऐसी स्थिति को लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलग अलग तरह के नियम, कठोर नियम, जिसमें ब्रिटिश की जनता को ही ब्रिटिश देश के अंदर भारत के माल, भारत में तैयार माल को या भारत की मेड इन इंडिया वस्तुओं को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं थी। इस प्रकार के अलग अलग नियम लाए गए। वहाँ के जो ब्रिटिश नागरिक थे उन्होंने, और जो बिजनेसमैन थे उन्होंने काफ़ी प्रेशराइज़ किया और तब जा कर के ये अलग अलग नियम लाए गए। बहरहाल एट लास्ट ये हुआ कि भारत का जो मेड इन इंडिया आम माल था, वो धीरे 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 उसका निर्यात बहुत कम हो गया। शुरुआत में तो यह स्पीड बहुत कम थी, फिर अचानक से तेज़ी से बढ़ी, जो क्योंकि मशीनें डेवलप हो चुकी थी, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुल चुकी थी ब्रिटिश के अंदर, और कच्चा माल भारत से लेते फिर उसको मतलब कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर इंडिया में ही उसको बेचा करते थे। तो जो देश पहले बहुत बड़ा निर्यातक था, वो बहुत बड़ा आयातक बाजार बनकर रह गया। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आज का लेक्चर शुरू करने के लिए देखते हैं कि क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, किसकी स्थिति कैसे थी। हमने इससे पहले ये भी देखा कि कितना माल, हम 2 लेक्चरों में यही चीज़ें हुई कि कितना माल किस देश से कितना निर्यात हुआ, कितने लाख पौंड का बिज़नेस हुआ, किस देश को फ़ायदा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ। तो हमने अब तक यही चीज़ें पढ़ी। इसके बाद हम पहुंचते हैं यातायात और संचार के साधनों का विकास। तो किस तरह यातायात के साधन और संचार के साधनों का विकास हुआ उस दौर में, तो ये थोड़ा देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक भारत में यातायात के साधन बहुत पिछड़े हुए थे। जो 19वीं सदी का मध्य वाला टाइम था, उसमें भारत में यातायात के साधन बहुत पिछड़े हुए थे। यातायात बैलगाड़ी और तांगों तक ही सीमित था। आप बैलगाड़ी में बैठे हो क्या कभी? बैलगाड़ी वगैरह चलाई है आपने? तांगा, घोड़ा तांगा। जब हम छोटे छोटे थे हमारे गांव में भी मतलब थी बैलगाड़ी, बड़ा मज़ा आता है और उसका माइलेज भी बहुत है खैर, तो ब्रिटिश शासकों ने महसूस किया कि अगर ब्रिटिश मालों को भारत में बड़े पैमानों पर खपाता है, और वही चीज़ होगी कि ब्रिटिश माल जो है वो भारत के अंदर बेचें और उसकी खपत हो जाए बड़े पैमाने पर, और ब्रिटिश उद्योगों के लिए यहाँ से कच्चा माल प्राप्त करना है, तो यहाँ यातायात की एक सस्ती और आसान प्रणाली का विकास करना आवश्यक है। कहाँ? भारत के अंदर भी यातायात की सस्ती और आसान प्रणाली का विकास आवश्यक समझा गया। तब उन्होंने नदियों में स्टीमर चलाए और सड़कों को सुधारना आरंभ किया। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड पर 1829 में काम आरंभ हुआ और 1850 के दशक में पूरा हुआ। ये जो जीटी रोड है, ये आज भी वैसी की वैसी है। हालांकि उसके बाद में और ऊपर काम चलते रहे, लेकिन जो पुरानी बनी हुई थी वो भी टूटी नहीं थी, और आज की बनी हुई सड़कें हैं वो 2 दिन नहीं चलती खैर, सड़कों द्वारा देश के प्रमुख नगरों, बंदरगाहों और मंडियों को जोड़ने के प्रयास भी किए गए, पर यातायात में वास्तविक सुधार रेलों के आरंभ होने के बाद ही हो पाया। जॉर्ज स्टीवेंसन को उनका बनाया पहला रेल इंजन इंग्लैंड में 1814 में पटरियों पर चलाया गया। तो किसने बनाया था पहला रेलवे इंजन स्टीम का? जॉर्ज स्टीवेंस। तो जॉर्ज स्टीवेंस का बनाया पहला रेलवे इंजन इंग्लैंड में 1814 पर चलाया गया। वहाँ 1830 तथा 1840 के दशकों में
रेलों का तेज़ी से विकास हुआ 1830-40 के आसपास, ठीक है। जल्द ही भारत में भी तेज़ी से रेल लाइनें बिछाने के लिए दबाव पड़ने लगा। ब्रिटिश उद्योगपतियों को आशा थी कि इस प्रकार देश के भीतर के दूर दराज के इलाकों का विशाल तथा अभी तक पकड़ से बाहर रहा बाजार भी उन्हें मिल जाएगा। इसी मकसद से तो उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई थी, भारत की जनता की भलाई के लिए नहीं, अपने व्यापार के लिए, तथा उनकी भूखी मशीनों तथा उन्हें चलाने वालों के भारतीय कच्चे माल तथा खाद्य सामग्री का निर्यात आसान हो जाएगा। ब्रिटिश बैंकरों और निवेशकर्ताओं को भी लगा कि उनकी अतिरिक्त पूंजी सुरक्षा के साथ भारत में रेलों के विकास में लगाई जा सकती है। तो बैंकर्स ने भी पैसा लगाया और जो बिजनेसमैन थे जिन्होंने फैक्ट्रियां खोल रखी थी, जिनकी मशीनें लगाई हुई थी, उन्होंने भी खूब पैसा लगाया कि कच्चा माल ज़्यादा आएगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर रेल वगैरह का विकास करेंगे, यातायात के साधनों का, तो हम आसानी से उनको दूर दूर तक बेच पाएंगे। ब्रिटेन के इस्पात उत्पादकों को लगा कि उनके उत्पादनों जैसे पटरियों, इंजनों, डिब्बों तथा दूसरी मशीनों आदि की बिक्री इससे बढ़ सकती है। अब जब रेलवे लाइन बिछने लगी तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए किस लिए बिछाई? रेल चलाने के लिए। तो रेल कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर तो होगी, प्रोडक्शन रेल का, तो वही स्टील उत्पादक जो हो गए वो भी आ गए लाइन में। जल्द ही भारत सरकार ने भी इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया। उसे रेलों के रूप में एक और अच्छी बात भी नजर आई कि इनसे सैनिकों की भर्ती और आवाजाही और तेजी से हो सकेगी। इस प्रकार और भी प्रभावी और कुशल ढंग से देश का प्रशासन चलाना तथा आंतरिक विद्रोहों और बाहरी हमलों से अपने शासन की सुरक्षा कर सकना संभव हो सकेगा। तो आपने देखा उन्होंने यातायात के साधनों को अच्छा बनाया, डेवलप किया यातायात के साधनों को, ताकि समय की बचत हो और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना आसान हो जाए। भारत में रेल इंजन बिछाने का पहला सुझाव 1831 में मद्रास में आया था। इस पर रेल के डिब्बों को घोड़े खींचने वाले थे। भारत में भाप से चलने वाली रेलों का पहला प्रस्ताव 1834 में इंग्लैंड में रखा गया था। तो आपने देखा रेल के जो डिब्बे थे उनको घोड़ों के द्वारा खिंचवाने की इनकी योजना थी कि हम घोड़े से डिब्बे खिंचवा देंगे, ठीक है। 1831 में मद्रास में जब इसका सुझाव आया, फिर 1834 तक पहला प्रस्ताव आया कि भाई इंग्लैंड में रखा गया कि घोड़े से नहीं, हम भाप के इंजन लगाएंगे। इंग्लैंड के रेलवे प्रमोटरों, वित्तपतियों, भारत से व्यापार कर रहे व्यापारिक घरानों तथा कपड़ा उत्पादकों से इस प्रस्ताव को तगड़ा राजनीतिक समर्थन मिला। तय हुआ कि प्राइवेट कंपनियां भारत में रेल लाइनें बिछाएं और रेलें चलाएं। वही टेंडर निकलने लगे, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार आए फिर लाइन में। भारत सरकार ने जमानत दी कि इन कंपनियों को उनकी पूंजी पर कम से कम 5% लाभ मिलेगा। बम्बई और ठाणे के बीच पहली रेल लाइन यातायात के लिए 1853 में खोल दी गई थी। देखो पहली रेल लाइन जो थी बम्बई और ठाणे के बीच बनी थी 1853 में, मतलब खोल दी गई थी। वर्ष 1849 में भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला लॉर्ड डलहौजी यहाँ तेजी से रेल बिछाने का विचार पक्का समर्थक था। लॉर्ड डलहौजी जो था भारत का गवर्नर जनरल था 1849 के समय पे, तो वो क्या था, भारत में रेलवे लाइन बिछाने का कट्टर समर्थक था। 1853 में लिखे एक प्रसिद्ध नोट में उसने रेलों के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम सामने रखा। उसने एक नोट लिखा था 1853 में, तो उसमें उसने रेल डेवलपमेंट के से रिलेटेड ही कार्यक्रम सामने रखा। उसने 4 प्रमुख ट्रंक लाइनों के एक जाल का प्रस्ताव रखा जो देश के अंदरूनी भागों को बड़े बंदरगाहों से तथा देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ सके। हुआ क्या कि 1869 के अंत तक जमानत प्राप्त कंपनियां 6000 किलोमीटर से अधिक लाइन बिछा चुकी थी। 1869 के अंत तक तो 6000 किलोमीटर से अधिक लाइन बिछ गई, पर यह प्रणाली काफ़ी खर्चीली और धीमी साबित हुई। इसलिए 1869 में भारत सरकार ने सरकारी उद्यम के रूप में नई रेल लाइनें बिछाने का फैसला किया। मतलब प्राइवेट कंपनियों को दे रहे थे, अभी क्या सरकारी उद्यम, गवर्नमेंट बिजनेस आएगा। लेकिन रेलों के प्रसार की गति अभी भी भारत के अधिकारियों तथा ब्रिटेन के व्यापारियों को संतुष्ट न कर सकी।
1880 के बाद प्राइवेट कंपनियां और सरकार दोनों ने रेल लाइनें बिछाई। देखो, पहले प्राइवेट प्लेयर आए, फिर सरकार ने अपने हाथों में ली ले कि बहुत खर्चा हो रहा है, फिर लेकिन स्पीड नहीं बढ़ पाई। तो फिर क्या हुआ कि 1880 के बाद दोनों प्राइवेट और सरकारी दोनों के दोनों रेलवे लाइन बिछाने लगे। 1905 तक लगभग 45,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी। भारतीय रेलवे के विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, इन रेल लाइनों में 350 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी लगी थी। 350 करोड़, उस समय के 350 करोड़, आज के तो 10,000 करोड़ के बराबर होंगे। और यह पूंजी लगभग पूरी की पूरी ब्रिटिश पूंजी निवेशकों की थी, मतलब जो ब्रिटिश में पूंजी निवेशक थे, इन्वेस्टर जो थे, उन लोगों की। इसमें भारतीय पूंजी का भाग नगण्य था। दूसरा, आरंभ के 50 वर्षों में इनमें वित्तीय घाटा ही होता रहा। 50 वर्षों तक तो इनमें कुछ प्रॉफिट इन्होंने दिया नहीं। मालगाड़ियों के लिए ये शुरू में तो इस्तेमाल होती, मतलब जिनका जो मकसद था वो तो माल ले जाने के लिए था ना, आवाजाही के लिए। तो 50 सालों तक तो कुछ घाटा ही रहा, तथा वे लगने वाली पूंजी पर ब्याज तक नहीं दे सकती थी। प्राइवेट कंपनियों ने जो रेल लाइनें बिछाई थीं, उनका घाटा तो भारत सरकार ने पूरा किया। क्यों? क्योंकि वह लगाई गई पूंजी पर एक निश्चित लाभ देने की जमानत दे चुकी थी, भारत सरकार। 1850 के दशक में ब्रिटेन में ब्याज की दर लगभग 3% थी। उसे देखते हुए लाभ की यह 5% की दर आकर्षक थी। तीसरा क्या था कि भाई रेलों की योजना तैयार करने, उनका निर्माण करने तथा उनके प्रबंध में भारत और उसकी जनता के आर्थिक और राजनीतिक विकास को अधिक महत्व नहीं दिया गया था। जो रेलों की योजना तैयार करने में, उनके निर्माण करने में, उनके मैनेजमेंट में और उसकी जो जनता है उसकी आर्थिक और राजनीतिक डेवलपमेंट करने के लिए अधिक महत्व नहीं दिया गया था। इसके विपरीत क्या हुआ कि खास ध्यान भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक हितों की पूर्ति का खास ध्यान रखा गया। भारतीय लोगों के कुछ भी डेवलपमेंट का कुछ खासा ध्यान नहीं रखा गया। ये रेल लाइनें मुख्यतः भारत के अंदरूनी भागों में स्थित कच्चे माल पैदा करने वाले क्षेत्रों को निर्यात करने वाले बंदरगाहों से जोड़ने के लिए बिछाई गई थी। तो ये जो रेल लाइनें थी वो मतलब कि अभी बताया कि ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड वगैरह बनाई, या एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह को जोड़ने के लिए 2-3 बड़ी बड़ी जगह जहाँ से मालों की आवाजाही करा जा सके बिजनेस पर्पस के लिए एक जाल बिछाया गया। अभी तो ये वही कह रहा है कि कच्चे माल पैदा करने वाले क्षेत्रों का निर्यात करने वाले बंदरगाहों से जोड़ने के लिए बिछाई गई थी। भारतीय उद्योग बाजारों तथा कच्चे मालों की आपूर्ति वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को अनदेखा किया गया था। जो भारतीय उद्योग बाजार थे, भारतीय उद्योगों के लिए तो वैसे भी शुरुआत से ये था कि भाई इनको तो अनदेखा ही करो। ब्रिटिश की जो मतलब फैक्ट्रियाँ थी उनका प्रॉफिट ज़्यादा ध्यान में रखा गया। इसके अलावा क्या रहा कि रेल भाड़े इस प्रकार तय किए गए थे कि आयात निर्यात को बढ़ावा मिले, वस्तुओं के अंदरूनी आवागमन को हतोत्साहित किया जा सके। ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए बर्मा तथा पश्चिमोत्तर भारत में भारी लागत से अनेक रेल लाइनें बिछाई गईं। बर्मा में और पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है, साम्राज्य क्यों बिछाई गई थी? ये उसी लिए ब्रिटेन के साम्राज्यवादी विकास के लिए। अंग्रेजों ने एक कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली भी कायम की तथा तार की व्यवस्था की भी शुरुआत की, पोस्ट सिस्टम शुरुआत की। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार लाइन को आरंभ किया गया था। 1853 में कहाँ? कलकत्ता और आगरा के बीच। ये फैक्ट वाली बातें हैं तो इनको आप याद रखिएगा। पूछे भी क्वेश्चन आए कि पहली तार लाइन, तो 1853 में कहाँ? कलकत्ता और आगरा के बीच। लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकटों को भी आरंभ किया। इससे पहले जब भी कोई पत्र डाक के हवाले किया जाता तो नगद पैसा देना पड़ता था। उसने डाक की दरें भी घटा दी तथा पूरे देश में कहीं भी पत्र भेजने के लिए एक समान दर रखी। जो एक अधन्नी, मतलब अठन्नी बोलते हैं ना 50 पैसों को, तो मतलब यहाँ अठन्नी बोला करते हैं। एक आना, अध अन्ना, अधन्नी मतलब आधा आना, ठीक है। पुराने 2 पैसे
तो ये पुराने 2 पैसे हैं, वो अठन्नी होता वो 50 पैसे, ये अधन्नी है। तो क्या दर थी? 1 अधन्नी, मतलब पुराने 2 पैसे थी। उसके सुधारों से पहले पत्र पर डाक टिकट कितना लगेगा, यह इस पर निर्भर था कि वह कितनी दूर जाएगा। पहले क्या था कि दूरी के अनुसार जो है खर्चा आता था, लेकिन अब उसने फिक्स कर दिया भारत में, मतलब किसी कहीं भी पर भी आप डाक भेजें आपको फिक्स रेट है, 1 अधन्नी। कभी कभी तो एक पत्र पर इतना डाक खर्च आता जो एक कुशल भारतीय मजदूर की 4 दिन की मजदूरी के बराबर होता था। मालगुजारी की नीति। आयात के लिए भारतीय दस्तकारों के तथा दूसरे माल खरीदने, पूरे भारत की विजय का खर्च उठाने और ब्रिटिश शासन को मजबूत करने आज के हिसाब से बहुत अधिक वेतन देकर ऊंचे प्रशासकीय तथा सैनिक पदों पर हजारों अंग्रेजों को नियुक्त करने तथा भारतीय ग्रामों और दूर दराज के क्षेत्रों में उपनिवेशवाद की पूरी घुसपैठ के लिए आवश्यक आर्थिक और प्रशासनिक खर्च उठाने के लिए कंपनी को भारतीय राजस्व की आवश्यकता थी। तो समझे क्या कहा? भारतीय राजस्व की आवश्यकता के बारे में बताया। किस लिए आवश्यकता की? ब्रिटिश लोगों का जो भी खर्चा हो, कुछ भी, वो भारतीय राजस्व से लिया जाए, ब्रिटिश से ना लिया जाए। ये है इसका शॉर्ट में मतलब कि अंग्रेजों को नियुक्त करना हुआ या बहुत अधिक वेतन देकर प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करना हुआ, ब्रिटिश शासन को मजबूत करना हुआ, भारत को जीतने में जो खर्चा आया उसका भरपाई करना, भारतीय ग्रामों और दूर दराज के क्षेत्र में वहाँ उपनिवेशवाद की पूरी घुसपैठ करना, ये सभी कुछ भी छोटे से छोटा खर्चा है वो सभी भारत के राजस्व से ही इनको वसूलना था। इसका मतलब था कि भारतीय किसानों के लिए टैक्सेशन के बोझ से भारी बढ़ोतरी। वास्तव में 1813 तक प्रशासन और न्याय प्रणाली में जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनका लक्ष्य माल गुजारी का संग्रह बढ़ाना ही था। कंपनी के व्यापार और मुनाफों के लिए, प्रशासन के खर्च के लिए तथा भारत में अंग्रेज के प्रसार हेतु युद्धों के खर्च के लिए धन जुटाने का जो भार था, अभी ये वही लाइन कह रहा जो अभी पढ़ी कि सारा जो धन की व्यवस्था जो करनी थी, जो भार था, मुख्यतः वो भारतीय किसानों अर्थात रैयत को ही उठाना पड़ा। ठीक है, टैक्स, भारतीय किसानों से टैक्स जो लिया गया उन्हीं से ही सारा खर्चा उठाया गया। असल बात तो यह थी कि अंग्रेज किसानों पर टैक्स का भारी बोझ डाले बिना भारत जैसे विशाल देश को जीत ही नहीं सकते थे। एक लंबे समय से भारत के शासक खेतीहर पैदावार का एक भाग जमीन की मालगुजारी के रूप में लेते आए थे। बहुत लंबे समय से जो भारत के शासक थे वो जो भारत मतलब किसान की पैदावार उसका जमीन की मालगुजारी के रूप में जो उसका एक भाग लेते थे। यह मालगुजारी या तो कर्मचारियों की सहायता से सीधे ली जाती थी या इनडायरेक्ट मतलब या तो डायरेक्ट टैक्स के रूप में या इनडायरेक्ट के रूप में बिचौलियों जैसे जमींदार हो गए, मालगुजारों आदि के माध्यम से ली जाती थी, जो काश्तकार से मालगुजारी वसूल करते और उसका एक भाग अपने कमीशन के रूप में रख लेते। ये जो बिचौलिए थे मुख्यतः मालगुजारी वसूल करने वाले ही होते थे। हालांकि कभी कभी जिस क्षेत्र में वे मालगुजारी वसूल करते वहाँ उनकी कुछ ज़मीन भी होती थी। ठीक है, आगे देखो, इस्तेमारी बंदोबस्त। इस्तेमारी बंदोबस्त ये क्या है भैया? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। ठीक है, अर्थात उसने वहाँ मालगुजारी जमा करने का अधिकार मिल गया था। आपको याद होगा जब 1765 की बात चल रही है, 1764 में बक्सर की बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। ठीक है, किस किस के साथ हुई थी बैटल ऑफ बक्सर? एक तरफ तो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी साइड कौन था? नवाब शुजाउद्दौला था। ठीक है, और उसके साथ साथ जो मीर कासिम था, जब मीर जाफ़र के बाद में मीर कासिम को बिठाया गया था तो मीर कासिम भागकर इसके पास आ गया था, नवाब शुजाउद्दौला के पास। तो मीर कासिम था, शुजाउद्दौला था, ठीक है, और एक और था जो कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। इसमें ये तीनों हार जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तब ट्रीटी साइन होती है, 2 ट्रीटी,
अब जो दूसरी ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी में 1765 ईस्वी में, ठीक है, उस ट्रीटी में ये चीज़ हुई थी। अच्छा, किसने साइन करी थी? रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव ने साइन करी थी ये, ठीक है। आरंभ में तो चलिए, क्लाइव ने साइन करी थी दूसरी ट्रीटी, ये उसी दौरान की बात चल रही है। तो 1765 में जब इस ट्रीटी में हुआ था कि इनके दीवानी राइट्स ले लिए थे, कितने रुपए? 26 लाख रुपए सालाना में लिए थे ना, 26 लाख रुपए हम तुम्हें देंगे जो है। खैर चलिए, आरंभ में उसने मालगुजारी की वसूली की पुरानी प्रणाली को जारी रखने का ही प्रयास किया। हालांकि जमा की जाने वाली रकम उसने बढ़ा दी थी। वह रकम जो 1722 में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,42,90,000 रुपये थी 1722 में, वो 1764 में बढ़कर 1,81,80,000 रुपये हो गई थी। 1,42,00,000 से 1,81,00,000, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है इसमें 40 सालों में, 42 सालों में। 1771 में बढ़कर 2,34,00,000 हो गई थी। वर्ष 1773 में कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से इस वसूली की व्यवस्था का निश्चय किया। 1773 में क्या हुआ कि कंपनी ने इनडायरेक्ट रूप से इस वसूली को लेने का निश्चय किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था, आपको याद होगा। वॉरेन हेस्टिंग ने मालगुजारी की वसूली के अधिकार को नीलाम पर लगाकर सबसे बड़ी बोली बोलने वाले को दे दिया। हुआ क्या था कि पहले ये लोग लेते थे, फिर क्या था कि बीच में बिचौली रख दी ना, और इन्होंने कहा कि भाई हमें इतना दे दो, इतना हमारा बेस है, और ये जो किसान है इनसे लूटने का तुम्हें पूरी आज़ादी, कितना भी इनसे लूटो, और हमें तो जो सबसे ज़्यादा बोली देगा हम उसे ठेका दे देंगे। ये बिचौली रख दी तो इस टाइप का। पर यह प्रयोग सफल नहीं हुआ, चूँकि जमींदार तथा दूसरे सटोरिये एक दूसरे से बढ़कर बोली लगाते, इसलिए माल गुजारी की रकम तो बढ़ गई, पर वास्तविक वसूली प्रति वर्ष घटती बढ़ती रही। अब यहाँ पर ठेका लेने के लिए इन लोगों से कि भाई हम ज़्यादा देंगे, हम ज़्यादा देंगे, यहाँ पर तो उन्होंने मुँह फाड़ दिया कि भाई इतना लेंगे, लेकिन ये जो बेचारे किसान हैं ये लिमिट में ही तो दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इनसे फिक्स तो कुछ मिला नहीं, कभी घटती रही कभी बढ़ती रही। इनका कितना भी शोषण किया इन लोगों ने, और अधिकारियों की आशाओं तक शायद ही कभी पहुँची। इससे कंपनी की आय एक ऐसे समय में अस्थिरता का शिकार हुई जबकि उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। इसके अलावा और क्या हुआ जी? खेती में सुधार के लिए कोई न तो रैयत कोई प्रबंध करते और न ही कोई जमादार, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था कि अगले वर्ष कितने की बोली लगेगी और अगले वर्ष वसूली का अधिकार किसे मिलेगा। सही बात है भाई, इस साल ये लोग कर दें और अगले वर्ष इन्हें टेंडर ही ना मिले तो ये तो बेवकूफ़ बन जाएंगे ना। तो यही वह समय था जब स्थायी रूप से मालगुजारी की एक निश्चित रकम निर्धारित करने का विचार सामने आया। लंबे विचार विमर्श के बाद अंततः लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में इस्तिमरारी बंदोबस्त की प्रथा का आरंभ किया। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 में बंगाल और बिहार के इलाके में। इसकी दो खास विशेषताएं थीं। क्या? पहली तो यह थी कि जमींदारी और मालगुजारों को भूस्वामी बना दिया गया। उन्हें अब रैयतों से मालगुजारी की वसूली के लिए केवल सरकार के एजेंट का ही काम नहीं करना था, बल्कि अब वे अपनी जमींदारी के इलाके की सारी ज़मीन के मालिक बन गए थे। उनके स्वामित्व के अधिकार को वंशगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया। दूसरी तरफ क्या रहा कि काश्तकारों का दर्जा गिर गया। काश्तकारों मतलब जो खेती करते हैं, जो एक्चुअल में मान लो ये ज़मीन किसी की है, किसी की भी है, और यहाँ पर लेकिन खेती जो बंदा कर रहा है, खेती करने वाले को काश्तकार कहते हैं। और अब वे बटाईदार होकर रह गए। बटाईदार मतलब कि बटाई पे दे दिया। मान लो ये खेत है, ये किसी ए व्यक्ति का खेत है, ठीक है, इसमें सरसों बोनी है, तो इसने कहा कि एक दो लोगों को पकड़े कि भाई बटाई पे बोलो। अच्छा, तो हमें क्या मिलेगा? तो आप इसमें जितनी सरसों बोओगे या जितनी फसल बोओगे उसकी बटाई का हिस्सा, मतलब सारा खर्चा हम उठाएंगे, और जो मेहनत आपकी होगी, प्रॉफिट जो होगा उसका 5वां हिस्सा, 6ठा हिस्सा या 4था हिस्सा करके, ऐसे करके मतलब आप ले लेना। तो ये था बटाई पे। और वे ज़मीन पर अपने लंबे समय से चले आ रहे अधिकारों तथा पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिए गए।
चारागाहों और जंगलों की ज़मीनों, सिंचाई की नहरों, मछली पालन के तालाबों, झोपड़ी डालने की ज़मीनों के इस्तेमाल के अधिकार और लगान में वृद्धि से सुरक्षा, ये उनके कुछ ऐसे अधिकार थे जिनसे उनको वंचित कर दिया गया। वास्तव में बंगाल तथा बिहार के बटाईदारों को अब पूरी तरह जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। ऐसा करने का कारण यह था कि जमींदार कंपनी की मालगुजारी संबंधी बेहिसाब मांगे समय पर पूरा कर सकें। जो कंपनी जो कुछ भी मांग कर रही है उसको वो जमींदार पूरा कर सकें। अब देखा जाए तो आप लोग सोच रहे होंगे या कि भाई ये जो जमींदार लोग हैं ये शोषण कर रहे हैं, लेकिन असली शोषण तो कंपनी कर रही है। भाई जमींदार मान लो कोई एक्स व्यक्ति है, इसको ये ज़मीन दे दी, अगर ये मना करता कि नहीं मैं तो नहीं, तो किसी वाई को दे देते, वाई को दे देते। शोषण तो वो करता है इन किसानों का, काश्तकारों का। एक्स ने मना कर दिया तो वाई को, तो वाई को मना करता तो जेड को दे, किसी को तो देते। अल्टीमेटली शोषण तो होता ही, इनका भी होता और काश्तकारों का भी होता। तो ये बस नाम के जमींदार थे, एक्चुअली में मालिक तो ब्रिटिश लोग थे। खैर, दूसरे जमींदारों को किसानों से जो भी लगान मिलता उसका 10/11वां भाग उन्हें राज्य को ही देना पड़ता। आप देखो कितना भाग दे रहे। जमींदारों को किसानों से जो भी लगान मिल रहा है उसका 10वां हिस्सा, तो मतलब अगर 11 रुपये मिल रहे हैं तो 11 में से 10 रुपये तो जो है ब्रिटिश सरकार को ही दे दिए उन्होंने। तो उनके पास क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा। उन्हें राज्य को ही देना पड़ता था और वे केवल एक भाग अपने पास रख सकते थे। लेकिन मालगुजारी की जो रकम उन्हें नहीं देनी थी वह हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई थी। अगर काश्त का क्षेत्र बढ़ने या खेती में सुधार आने के कारण बटाईदार को चूसने की जमींदारी की क्षमता अधिक होने के कारण या किसी अन्य कारण से जमींदार की जागीर का लगान बढ़ जाए तो वे बढ़ी हुई रकम पूरी पूरी अपने पास रख सकता था जमींदार। इसमें राज्य कभी भी कोई हिस्सा नहीं मांगता था। साथ ही अगर किसी कारण से फसल नष्ट हो जाए तो भी जमींदार को मालगुजारी निश्चित तिथि को नियम पूर्वक चुकानी पड़ती थी, वरना उसकी ज़मीनें बेच दी जाती थी। अब देखा, इसमें भी तो जमींदार जो है उसकी गर्दन पर तलवार लटक ही रही थी। भाई उन्होंने कहा मान लो ये स्टेट है, इसने ये एक चमचा पकड़ा, जमींदार बोल रहे हैं जिसको, उसको ये एक ज़मीन का हिस्सा दे दिया। इसने कहा भाई हमें 10 रुपये तो तुझे देने ही पड़ेंगे, इतने तो मिनिमम है ही है। इसके अलावा जितना तुझे प्रॉफिट होगा उस अगर तुझे 10 रुपये से कम का प्रॉफिट हुआ तो भी तुझे 10 रुपये देने हैं, और 10 से ज़्यादा का हुआ तो जितने का भी होता है उसका तुझे 10वां हिस्सा देना ही देना। अगर तुझे 11 का हुआ तो तू अपने पास एक ही हिस्सा रखेगा, बाकी सब हिस्सा हमें दे देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब कई बार ऐसा हुआ कि मान लो लगान की दरें बदली या कुछ भी हुआ तो ऊपर का जो भी प्रॉफिट हुआ इसने अपने पास रख लिया, चलो वो नियम अलग अलग बदलते रहे। लेकिन अगर फसल नष्ट हो गई, बीमारी आ गई, बरसात नहीं हुई या बरसात ज़्यादा हो गई, फसल नष्ट हो गई, तब जो इसका जो लॉस हुआ इसे अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा, इनको देना ज़रूर था। ठीक है, तो यही चीज़ थी। आरंभ में मालगुजारी की रकमों का निर्धारण मनमाने ढंग से और ज़मींदारों के परामर्श किए बिना किया गया। इसके पीछे क्या था कि वह अधिकारियों का उद्देश्य मैक्सिमम जो टैक्स कलेक्शन था, मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन, धन जमा करना, अधिक से अधिक धन जमा करना, मैक्सिमम फाइनेंस कलेक्शन कह लो। ठीक है, फलस्वरूप क्या हुआ कि मालगुजारी की बहुत अधिक दरें तय की गई। 1765 और 66 के दौरान और 1793 के बीच मालगुजारी संबंधी मांग लगभग 2 गुनी हो गई थी। 1765 जब बंगाल उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था उस पर एकाधिकार हो गया था ना इनका, शुजाउद्दौला वगैरह को हरा करने के बाद। चलिए ठीक है, तो इस्तेमरारी बंदोबस्त की योजना तैयार करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस, मतलब कॉर्नवालिस, लॉर्ड नहीं खाली कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल बनने वाले जॉन शोर ने हिसाब लगाया कि अगर बंगाल के कुल उत्पादन को 100 मान लिया जाए तो इसमें 45 पर सरकार का दावा होता था, जमींदारों और उनके नीचे के बिचौलियों को 15 मिलता था
और वास्तविक काश्तकार के पास केवल 40 ही रहता था। ठीक है। मालगुजारी की इस अत्यधिक तथा असंभव मांग का एक परिणाम यह हुआ कि 1794 और 1807 के बीच जमींदारों की लगभग आधी ज़मीनें बेच दी गई, क्योंकि उनकी पूर्ति हो ही नहीं रही थी। उनका मतलब उनका मुंह इतना ज़्यादा खुल गया था कि उसमें भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, वो भर ही नहीं रहा था। ठीक है। तो बाद में अधिकारी और गैर अधिकारी सभी ने आम तौर पर यह माना कि भाई 1793 के पहले बंगाल और बिहार के जमींदारों के पास जमीन के अधिकांश भाग पर मालिकाना हक नहीं थे। तब ये प्रश्न उठता है कि फिर अंग्रेजों ने उन्हें मालिकों के रूप में क्यों स्वीकार किया। इसकी व्याख्या यह है कि यह अंशतः एक गलत फहमी का नतीजा था। उस समय इंग्लैंड में खेती का केंद्रीय चरित्र भूस्वामी होता था और अंग्रेज अधिकारियों ने जमींदारों को इन्हीं भूस्वामियों का भारतीय प्रतिरूप मान लिया। फिर भी यह ध्यान रहे कि अंग्रेज अधिकारी एक महत्वपूर्ण सिलसिले में इन दोनों की स्थिति में स्पष्ट अंतर करते थे। ब्रिटेन का भूस्वामी बटाईदार ही नहीं बल्कि राज्य के निगाहों में भी जमीन का मालिक होता था। जो ब्रिटेन का भूस्वामी है वो सिर्फ बटाईदार नहीं बल्कि राज्य की निगाहों में जमीन का मालिक भी है। पर बंगाल में जमींदार बटाईदार के लिए तो भूस्वामी होता था, पर स्वयं राज्य के अधीन होता था। वास्तव में वह स्वयं ही ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग बटाईदार होकर रह गया था। ब्रिटिश भूस्वामी के विपरीत जो अपनी आय का एक बहुत छोटा भाग ही भूमि कर के रूप में देता था, बंगाल का जमींदार कहने के लिए जिस जमीन का मालिक था उससे प्राप्त आय का 10/11 भाग कर के रूप में दे देता था। आप समझिए, एक तुलना कर रहे हैं कि एक तो है ब्रिटिश और एक है बंगाल। इसका जो जमींदार होगा, इसका जमींदार बहुत ही मामूली सा टैक्स देगा, छोटा सा, है ना, और इसका जो जमींदार था वो 10/11वां हिस्सा देगा, ये लिख रहा। ठीक है। वह अगर समय पर मालगुजारी नहीं जमा करता तो बड़ी ही बेमुरव्वती के साथ अपनी ज़मीन से बाहर फेंक दिया जाता था और उसकी जागीर बेच दी जाती थी। समझे? उसकी जागीर बेच दी जाती। दूसरे इतिहासकारों का विचार है कि जमींदारों को जमीनों के मालिक मानने का निर्णय मूलतः राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक कारणों से प्रेरित था। इसके 3 मार्गदर्शक कारण थे। इनमें से पहला कारण क्या है भाई? चतुराई भरी राजविद्या का परिणाम था, अर्थात इसके पीछे राजनीतिक सहयोगी बनने की आवश्यकता काम कर रही थी। ब्रिटिश अधिकारी यह बात समझ रहे थे कि भाई चूंकि वे भारत में विदेशी हैं, इसलिए उनका शासन तब तक अस्थायित्व का मारा रहेगा जब तक वे अपने और भारतीय जनता के बीच मध्यस्थों का काम करने वाले स्थानीय समर्थकों का सहारा नहीं लेते। समझे? ब्रिटिश लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता थी कि भाई वो विदेशी हैं, भारतीय लोगों की नज़रों में विदेशी हैं। अब उनको इस अस्थायित्वता को, इस मोबिलिटी को या इस वेरिएबिलिटी को हटाने के लिए जो भारत के लोकल लोग थे, बिचौलिए टाइप के, उनका इस्तेमाल करना ही पड़ता। इस तर्क का तात्कालिक महत्व भी था क्योंकि 18वीं सदी के आखिरी चतुर्थांश में बंगाल में बड़ी संख्या में जन विद्रोह हुआ था। आपको याद होगा 1857 की क्रांति वगैरह, ये सब ये तो 19वीं सदी में होगी। 18वीं सदी में 1773 का रेगुलेटिंग आया था, तो जब ही तो आया था। जब उससे पहले क्या था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो मनमानी कर रही थी, उधर ब्रिटेन के अंदर जो बाकी बिजनेसमैन लोग थे वो लोग प्रेशर डाल रहे थे सरकार पे कि वहाँ देखो लोग मर रहे हैं, ये सब हो रहा है, लोग विद्रोह कर दिया लोगों ने। तो जो छोटे मोटे जैसे 1765 में विद्रोह हुआ शुजाउद्दौला वगैरह, तो इस तरीके की बातें चलती रही। तभी जाके तो ये रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आने लगे, सरकार की दखलंदाजी बढ़ने लगी थी। ठीक है, खैर चलिए। इसलिए उन्होंने जमींदारों के एक ऐसे धनी और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का सृजन किया जो अपने अस्तित्व का कारण ब्रिटिश शासन को समझते थे और इसलिए अपने बुनियादी हितों से बाध्य होकर उसका समर्थन करते थे। वास्तव में यह आशा आगे चलकर एकदम सही साबित हुई, क्योंकि स्वाधीनता के उभरते हुए आंदोलन का विरोध करते हुए
जमींदारों ने एक वर्ग के रूप में विदेशी सरकार का समर्थन किया था। जो जमींदार थे उन्होंने विदेशी सरकार का ही समर्थन किया। क्यों? कारण क्या था? सरकार ने उन्हीं विदेशी सरदारों जमींदारों का उपयोग किया जिनको वो लगता था कि भाई ये जो विदेशी नहीं, जो जमींदार, देशी जमींदार जिनको लगता था कि ये जो जमींदार लोग हैं ये हमारे रहमो कर्मों पर पल रहे हैं, और वो जो जमींदार थे वो भी यही सोचते कि हम इन ब्रिटिश वालों के रहमो कर्मों पर पल रहे हैं, तो हमें तो बाध्य होकर इनका साथ देना ही पड़ेगा। दूसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण विचार वित्तीय सुरक्षा का भी था। वर्ष 1793 से पहले अपनी आय के प्रमुख स्रोत अर्थात जमीन की मालगुजारी में होने वाले उतार चढ़ाव से कंपनी लगातार पीड़ित रही। चूँकि प्रसार के लिए होने वाले युद्धों में लगी सेना का, बंगाल, मद्रास और बम्बई के नागरिक प्रशासन का और निर्यात के लिए तैयार मालों की खरीद का पूरा खर्चा बंगाल के राजस्व से ही उठाया जाता था। अभी जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं 2 पैराग्राफ में यही बात थी कि ब्रिटिश का जो भी काम है, इतना सा भी 1 रुपये का भी खर्चा है, वो भारत के राजस्व से ही उन्हें निकालना है। और अब वही भारत के राजस्व में ये बात बंगाल के कंटेक्स्ट में कह रहा है कि कुछ भी खर्चा है वो बंगाल के राजस्व से ही इन्हें वसूल करना है। इसलिए कंपनी लगातार वित्तीय संकट का शिकार रही। इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण एक स्थायी आय की जमानत मिल गई। जमींदारों की नवसृजित संपत्ति ही इसकी जमानत थी। इसके अलावा इस्तेमारी बंदोबस्त ने कंपनी की आय को बहुत अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि अब मालगुजारी की ऐसी दरें निर्धारित की गई जैसी दरें पहले कभी नहीं थीं। थोड़े से जमींदारों के माध्यम से मालगुजारी की वसूली लाखों काश्तकारों से सीधे संबंध रखने की अपेक्षा बहुत आसान और कम खर्चीली भी लगी। तीसरे, आशा की गई कि इस्तेमारी बंदोबस्त कारण खेतीहर उत्पादन बढ़ सकेगा, जो खेती वगैरह का उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। ऐसी मतलब एक आशा की गई थी इस्तेमारी बंदोबस्त की वजह से। चूँकि यह तय था कि जमींदार की आय बढ़ने पर भी भविष्य में मालगुजारी नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए जमींदारों को इस बात की प्रेरणा मिली कि वे खेती का क्षेत्रफल और कृषि की उत्पादकता बढ़ाएं, जैसा कि ब्रिटेन में वहाँ के भूस्वामी कर रहे थे। जमींदारों के इस्तेमारी बंदोबस्त को बाद में उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस जिले में भी लागू कर दिया गया। मध्य भारत के कुछ भागों में और अवध में अंग्रेजों ने अस्थायी जमींदारी की एक व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था में जमींदारों को ज़मीन का मालिक तो बना दिया गया, पर उन्हें मालगुजारी तो देनी ही पड़ती थी, वही टैक्स। उसका समय समय पर पुनर्निर्धारण किया जाता था। विदेशी सरकार की वफादारी के साथ सेवा करने वाले व्यक्तियों को ज़मीनें देने का सिलसिला जब सरकार ने आरंभ किया, तो पूरे भारत में एक और प्रकार के जमींदार पैदा हो गए। इसके बाद आता रैयतवारी बंदोबस्त। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, इससे पहले जो क्लास हुई थी क्लास नंबर 18, मैंने उसमें बताते वक्त क्लास नंबर 17 बता दिया है कि लेक्चर 17 है, वो गलती से बता दिया गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, इससे पहले क्लास 18 हुई थी, वो 18वीं क्लास है। मैंने जो अपलोड की है उसमें 18 ही लिखा है, लेकिन वो पढ़ाते वक्त 17 बोल दिया था। ठीक है, तो उसके लिए रियली सॉरी, आप थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो जैसा भी हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कुछ बदलाव करने हो या कुछ भी। अभी थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, मैं ड्यूटी से भी लेट आ रहा हूँ और सुबह में भी जल्दी निकलना पड़ रहा है क्योंकि MD साहब वगैरह की विज़िट रहती है। अभी कुछ दिन तक ऐसे ही चलेगा और फिर मैं छुट्टी पर भी जा रहा हूँ कल कुछ टाइम के लिए, कुछ अपनी पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, तो शायद क्लास अभी कुछ समय रेगुलर ना हो पाए, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बाकी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।